बात करेंगे ओडिशा में हुए एक्सीडेंट के बारे में, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस देश में हुई है। पूरे हिंदुस्तान में एक दुखद समाचार हर घर में अभी आपको देखने को मिल रहा है। जिस समय ये खबर चल रही होगी टीवी स्क्रीन के ऊपर, उस समय उन फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीती होगी जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ होगा, और जिसमें अब कहा जा रहा है कि लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 1000 से ज़्यादा इंजरीज़ हैं, और ये अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये एक 21st सेंचुरी का बहुत ही दुखद समाचार और बहुत ही दुखद ट्रेजेडी हुई है जो आपको देखने को मिल रही है। आप सोचिए कि इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? ये आपके ऊपर भी सवाल बनता है जब आप देखते हो कि कभी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी बस का एक्सीडेंट होता है या किसी लॉन्ग रूट पे किसी बस का ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बस की रफ़्तार कितनी थी, वो उसका ड्राइवर जो चला रहा था वो अपने होशो-हवास में था या नहीं है, या उसने ड्रिंक तो नहीं की थी, गाड़ी कहाँ से आई थी, किसी ने ओवरटेक तो नहीं किया था, कोई मोड़ पे सामने से तो नहीं आया था। तब तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन आज इस तरह की जो ट्रेजेडी हुई है, इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाए? हालाँकि अगर मैं आपको जानकारी दूँ, जो ट्रेन ट्रेजेडी जो हुई है, सामने से जो ट्रेन आई थी, एक लूप लाइन होती है, जो कि एक मोड़ होता है बिल्कुल छोटा-सा, उसमें वो घुस जाती है और उसकी उस समय 127 पर किलोमीटर उसकी स्पीड थी, जो कि लूप लाइन में घुस जाती है, जहाँ पर मालगाड़ी बैठी हुई थी, और उसके साथ उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते जितने भी डब्बे थे ट्रेन के वो सारे उल्टे-फुल्टे हो जाते हैं। और उसी दौरान शाम के 7 बजे के टाइम में जो कि तीसरी ट्रेन आ रही थी, वो भी उसके साथ टच हो जाती है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हो। जो डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। हाल ही में आपने सुना भी होगा कि कवच सिस्टम जो है इंडिया में लॉन्च किया गया है, जो कि अश्नवी वैष्णव ने लॉन्च किया था 2022 में 4 मार्च को, वो कि ट्रायल बेसिस पर शुरू भी किया था। लेकिन अभी उसके ऊपर कोई इस तरीके से काम नहीं किया गया कि जो ज़ीरो एक्सीडेंटल प्रोग्राम है उसको किया जाए, कि जो एक्सीडेंट है जो हो रहे हैं, जो अभी कभी ना हो। जो कि आपने देखा भी था कि 1981 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बिहार में, जिसमें लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और ये बहुत ही दुखद समाचार था उस समय के लिए, उस समय के लोगों के लिए, जो कि एक फ्लाईओवर से एक ट्रेन नीचे पलट गई थी, जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद 1995 में एक और एक्सीडेंट होता है, जो कि फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, जिसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और आज के ज़माने में जब इंडिया कहता है कि हम अब वर्ल्ड क्लास इकानमी है, अब हम आने वाले समय में एक नंबर 1 इकानमी बनेंगे, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो जाएँगे। लेकिन आज के समय में अगर इस तरह की ट्रेजेडी आपको देखने को मिलती है, तो बाहर फॉरेन जो कंट्री जो यहाँ पर आएँगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो यहाँ पर अपना खर्चा पानी लगाएँगे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ाएँगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा सवाल बनता है कि अभी ये डेवलपिंग कंट्री तो है, मगर यहाँ पर अगर इस तरह के हादसे होंगे तो हमारे लिए कितना ही नुकसान वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठता है हमारी सरकार के लिए कि अगर इस तरह का होता है तो क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा कि जब भी कोई बस एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलता है कि बस कोई ओवरटेक तो नहीं कर रही थी, ड्राइवर ने ड्रिंक तो नहीं किया हुआ था, और ये ऐसा होता है कि प्रश्न जो ड्राइवर का लाइसेंस उसको रद्द किया जाता है, ड्राइवर को वहाँ से भागना पड़ जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर सवारियों की काउंटिंग की जाती है, कितने डेथ हुई, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, और उनको हॉस्पिटल लिया जाता है, और फिर वहाँ पर भी एक इशू तैयार किया जाता है। लेकिन इस समय का यही सवाल है कि इसका ज़िम्मेवार कौन होगा, इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा जो ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। सुर्खियों में आपको यही देखने को मिलेगा, आज से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद ये न्यूज़ सब भूल जाएँगे। उसके बाद फिर से वही आम ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, जब लोग सब भूल जाएँगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर कोई बस एक्सीडेंट जब होता है, तब इसकी ज़िम्मेवारी तो आम लोगों के ऊपर थोपी जाती है, और इसका लाइसेंस रद्द किया जाता है ड्राइवर का, जो आपको देखने को मिलता भी है, जहाँ जगह-जगह पर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी ट्रेन एक्सीडेंट है, जो कि अगर देखा जाए तो अगर ये टेक्निकल फेलियर भी नहीं है, तो फिर ये टेक्निकल फेलियर है किसका? क्योंकि अगर जब सामने से ट्रेन आ रही है, ड्राइवर को देखा नहीं, और आगे लूप लाइन था जिसमें वो घुस जाती है, और आगे वो मालगाड़ी से टकरा जाती है। 127 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। क्या टेक्निकल सिस्टम में जो उनके इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी जब भी इस तरह का हादसा होने की तैयारी में थी। उसके बाद जो तीसरी ट्रेन आती है, वो भी सामने से टकरा जाती है, और ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और आप सोचिए, जो उस समय ये न्यूज़ देख रहे थे, जिनकी फैमिलीज़ उसमें सवार थी, जिसके मम्मी-पापा, भाई-बहन उसमें सवार थे, उनके दिलों पर क्या गुज़री होगी, जो अपनी फैमिली के भाई-बंधु को वहाँ पर ढूँढ रहे थे, और उनको अपनी फैमिली का बंदा वहाँ पर मिल नहीं रहा था। और अभी भी लोगों में असमंजस चल रहा है कि हमारा बच्चा या भाई बुज़ुर्ग बचेगा या नहीं बचेगा, और बाद में 2-3 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालाँकि नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि वो अपनी तरफ से
उनके साथ है, उनके दुख के साथ में है, लेकिन वो एक ट्वीट करने से कुछ नहीं बनता है। उनको 5 से 10 लाख देने से कुछ नहीं बनता है। देना है तो उनको नौकरी दो, उनके रोज़गार को ख़त्म करो, जो उनका रोज़गार जो आने वाला मिलेगा, जो उनका रोज़गार आपने ख़त्म कर दिया, जो एक ट्रेजेडी में हो चुका है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब आप उनको एक नौकरी दो और उनका रोज़गार भी आपको सँभालना है। एक ट्वीट करने से आपको कुछ नहीं बनता। जैसे आप कहीं बस एक्सीडेंट हो जाता है तो आप ट्वीट कर दें तो बहुत ही दुखद समाचार है और हम उनके दुःख में साथ हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है 21st सेंचुरी में। और आपके लिए सवाल बनता है कि आप जो क्वाट सिस्टम है, आप इसको कब इम्प्लीमेंट करोगे पूरे इंडिया में, और जितनी भी हमारी रेल पटरी है उसके ऊपर ये कब इम्प्लीमेंट करोगे और कब इस तरह हादसे होने से आप बचोगे। हमें आपसे आखिरी में यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप क्वाट सिस्टम को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें ताकि इस तरह के बड़े हादसे होने से बचा जाए।